नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए, भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके संशोधन की प्रक्रिया ना तो इंग्लैंड की भांति अत्यंत लचीली है और ना ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की भांति अत्यंत कठोर। यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। संविधान संशोधन की यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है दोस्तों। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संसद जो है वह प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। आधारभूत ढांचे के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लें। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, साधारण बहुमत से संशोधन। नंबर 2, विशेष बहुमत से संशोधन। नंबर 3, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो इसके बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। यह क्या होता है, कैसे होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, संविधान के कुछ उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। फिर भी इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। यह संविधान संशोधन की समान विधि होती है। कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे, यह संबंधित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया जाता है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2। नंबर 2, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। नंबर 3, नागरिकता, अनुच्छेद 11 है। नंबर 4, राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं समापन, अनुच्छेद 169 है। नंबर 5, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल का सृजन, अनुच्छेद 239 का। और नंबर 6, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों का वेतन आदि, इन सब में अगर परिवर्तन करना है तो वह संसद साधारण बहुमत से कर लेगी। अब हम पढ़ेंगे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है, उनको छोड़कर शेष सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इस प्रकार संविधान के सर्वाधिक संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। वस्तुतः जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा
संशोधन, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसके द्वारा संविधान के उन उपबंधों का संशोधन किया जाता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है। संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती है। दोस्तों, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यथास्थिति साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। उन्हें सहमति देना पड़ता है, उसको रोक नहीं सकते। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में उनका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। अर्थात विधेयक दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पृथक पृथक पारित किया जाता है। अतः यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त ही हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत ढांचा के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह वाद 24वें संविधान संशोधन 1971 के वैधता से संबंधित था। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की वैधानिक पीठ गठित की गई थी, जिसने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, किंतु संसद संविधान का संशोधन करके आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल किए जा सकते हैं। जो शामिल किए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर एक है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2 विधि का शासन। नंबर 3 शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। नंबर 4 संविधान का संघात्मक ढांचा। नंबर 5 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली। नंबर 6 राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा। नंबर 7 सरकार का संसदीय स्वरूप। नंबर 8 देश की संप्रभुता। नंबर 9 न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। नंबर 10 धर्मनिरपेक्षता। नंबर 11 संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। नंबर 12 मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन। और नंबर 13 है लोक कल्याणकारी राज्य। तो इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।